नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें मॉडल टाउन दिल्ली से रुद्रा जी ने भेजी है। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को कहानी रुद्रा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ये कहानी मेरे ससुराल की है। मेरे मामा का नाम विनोद कुमार है और मेरे मामा की साली का नाम भावना है। एक्चुअली हुआ ये था कि भावना कॉलेज में पढ़ती थी और उसका बीएफ था संजू। वो दोनों ही बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, पर उनकी फैमिली नहीं मान रही थी। इसी वजह से संजू ने फांसी लगा ली थी। कुछ समय से भावना अपने बीएफ की वजह से शांत थी एकदम, पर यह किसी को नहीं मालूम था कि उसको संजू का एहसास होता है और उसको वह दिखता भी है। हम सभी सोच रहे थे कि भावना डिप्रेशन में है, पर कुछ वक्त निकलते निकलते उसमें संजू आने भी लगा था और वो अपने साथ साथ 5 और आत्माएं लाया, जो थी 2 किन्नर, एक जिन, संजू और एक लेडीज भी थी। फिर वो कभी किन्नर की आवाज में बोलती तो कभी संजू की, और कभी कभी कहती कि संजू आ गया है, मुझे सजा दो, मेरी बारात आ गई है। और एक दिन तो बोली कि हटो, संजू आवाज़ लगा रहा है, और जाके सीधे 2nd फ्लोर से नीचे कूद गई। उस दिन सबको लगा कि भावना नहीं रही, पर जब हमने देखा तो सबके होश उड़ गए। वो रोड पे बिल्कुल ठीक भाग रही थी। अचानक ही जोर जोर से रात को कभी वह रोती तो कभी कहती कि संजू मेरे करीब आ रहा है, और ये बोल के अपने कपड़े फाड़ लेती। घर के सभी लोग डर चुके थे उसके इस व्यवहार से। उसका भाई गौरव ने घर छोड़ दिया था। छोटे भाई ने भी इंसल्ट की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। मौलवी पंडित सबको दिखाया, पर कोई आराम नहीं हुआ। उसको निजामुद्दीन, केदारनाथ हर जगह ले जाया गया। 2 दिन तक तो वह ठीक होती और तीसरे दिन फिर उसको संजू घेर लेता। आज भी वो ठीक नहीं हुई, पूरी तरह से पागल हो चुकी है। हमारे सामने आज भी उसका जिक्र होता है तो रूह कांपती है। उसकी मम्मी उन्हें चैन में बांध के अलग कमरे में रखती हैं, क्योंकि अगर उन्हें खोलो तो या उनके पास भी जाओ तो सीधे हमला कर देती। शायद वो कभी ठीक नहीं होगी। उनको संजू ने और बाकी की आत्माओं ने घेर लिया है, खोखला कर चुके हैं उन्हें अंदर से, और आज तक भावना ऐसी ही है। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। गरिमा खुले विचारों की लड़की थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, सुंदर सा चेहरा और बहुत मासूम सी लगती थी। एक दिन की बात है, उसने सुना कि उसके गांव में जिन को लेकर तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। वो जिन के बारे में सोचती हुई घर से चली जाती है। उसे बाजार से किताबें और कुछ घर का सामान लाना था। वो लेकर वापस आती है। उसे एक साया का महसूस होता है, तभी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा अब घर से बाहर मत जाना 1-2 हफ्ते। क्यों माँ, तू तो जानती ही है बेटी, जिनके बारे में कितनी बातें चल रही हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। गरिमा इन सब बातों को मानती तो नहीं थी, पर माँ को चिंता में देखना भी नहीं चाहती थी। उसने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उस दिन अमावस्या की रात थी। गरिमा सो नहीं पा रही थी। उसने किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया। 3:40 का टाइम हो रहा था। तभी उसने खिड़की पर एक आहट सुनी। उसने सोचा इस टाइम कौन है, वो भी खिड़की पर। वह थोड़ा घबराई, पर उठकर देखने गई। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो वहाँ कोई नहीं था, पर जैसे ही अंदर आई उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हिम्मत करके देखा, एक सुंदर सा लड़का उसके सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद उतर आया हो। गरिमा बिल्कुल पागलों के जैसे उसे देखने लगी। गरिमा को याद आया कि वो तो पूछना ही भूल गई उस लड़के से। लड़के बने जिनसे वह पूछने लगी, तुम कौन हो, क्या चाहते हो, यहाँ क्यों हो? तब वो लड़का हंसते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ गरिमा, तुम्हारा पीछा करता हूँ हर रोज। गरिमा ने कहा, मैंने तो नहीं देखा आज तक तुम्हें, कहाँ रहते हो तुम? वैसे तो मैं तुम्हारे पास की ही कॉलोनी में रहता हूँ, पर अब तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। उसका ऐसा जादू चला, वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो पास और पास आता जा रहा था। गरिमा उसे चाहते हुए भी नहीं रोक पा रही थी। तभी वो बिल्कुल पास आ गया
और गरिमा को कसकर बाहों में भर लिया। गरिमा को उसने वश में कर लिया था। गरिमा उसको महसूस करने लगी, उसे भी वो पसंद आने लगा था। उस जिन की हरकतें करने पर उसे अच्छा लगता। तभी वो जिन गरिमा के होठों को चूमने लगा। वह इतनी बुरी तरह से चूम रहा था जैसे खा ही जाएगा। गरिमा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। तभी उसने गरिमा को गोद में उठाया और बिस्तर पर ले गया। वहां जाकर उसने गरिमा के कपड़े फाड़ डाले और दोनों ने मिलकर संभोग किया। फिर उसके बाद वह चला गया। उसके जाने के बाद गरिमा ने अपना हाल देखा। वो घबरा गई। वो समझ नहीं पाई आखिर हुआ क्या था उसके साथ। उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वो किसी से कह नहीं पाई उसके साथ कुछ हुआ था रात में। वो घबराई सी बैठी थी, सोच नहीं पा रही थी क्या करे। उसने अपना हुलिया सुधारा। तब तक सुबह हो चुकी थी। वो नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठ गई और कल रात के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। उसकी जो हालत थी वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने अगले दिन का इंतजार करने में ही भलाई समझी। वो हर रात आता और उसके साथ संभोग करता। रात को वो उसके वश में रहती, सुबह तक सब भूल जाती थी। काफी दिन बीत चुके थे। आज अमावस्या की रात आ चुकी थी। वो सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने महसूस किया किसी ने कमर के पास से उसे कसकर पकड़ा हुआ है। वो एकदम पीछे मुड़ी। उसने पीछे देखना चाहा पर कोई नहीं दिखा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि तुम जो कोई भी हो उसके सामने आओ। वो भी उससे प्यार करने लगी है। उसने झूठ बोल दिया ताकि वो सच जान सके। जैसे ही वह सामने आया तब उसे याद आ गया ये वही है जो पिछली अमावस्या को खिड़की से आया था, पर गया कब ये वो याद नहीं कर पा रही थी। उसने झूठे प्यार में उसे फंसाने में ही भलाई समझी ताकि वो जान सके आखिर वो कौन था। क्यों नहीं आए इतने दिन से? लड़का बना जिन बोला, मैं तो हर रोज आता हूँ, तेरे साथ ही सोता हूँ, सुबह चला जाता हूँ। वो कुछ समझती उससे पहले उसने फिर वश में कर लिया। आखिर में वो जिन था, सब कुछ कर सकता था। उसे बाहों में लेते बोला, गरिमा जब से मैंने तुझे देखा है तुझे ही चाहता हूँ मैं। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगा खुद से दूर। तेरा जिस्म सिर्फ मेरा है। उसने फिर गरिमा को चूमना शुरू किया, उसके कपड़े उतारे, फिर उसके साथ संभोग करने लगा। 2 घंटे निकल गए पर वो हट ही नहीं रहा था। बिल्कुल जंगली जानवरों जैसे वह उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। वो अपना आपा खो बैठा और अपने असली रूप में आ गया। जैसे ही वो असली रूप में आया गरिमा का वशीकरण टूट गया। उसने देखा उसके ऊपर एक शैतान है और जो अपनी हवस के लिए पागल हो चुका है। गरिमा पूरी कोशिश करने लगी उसे दूर हटाने की, पर वो नाकामयाब रही। उसके विरोध करने पर वो और बुरी तरह से उसके बदन को नोचने लगा और उसका खून पीने लगा। उसे लहूलुहान कर दिया था। वो चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने पर भी जिन ने उसे नहीं छोड़ा। वो संभोग करता रहा। माँ और भाभी ही थे घर में। उसके पापा और भाई कहीं गए हुए थे। उन्होंने माँ माँ चिल्लाना शुरू किया। उसकी माँ और भाभी आवाज़ सुनकर भाग कर आई। कमरे में गरिमा को ऐसे अजीब हालत में देखकर घबरा गई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गरिमा के साथ क्या हो रहा है, पर उसकी भाभी समझ गई ये जिन की वजह से है। सुबह के 4:30 होने को थे। अब जिन के जाने का समय था। वो चला गया। उसके जाते ही गरिमा ने माँ को सारी घटना बताई। उसकी भाभी एक पहुँचे हुए बाबा को जानती थी। उसने बिना देर किए आनंद बाबा को बुलाया और गरिमा के कपड़े बदले, उसके घावों पर दवाई लगाकर पट्टी की। बाबा ने आते ही गरिमा की तरफ देखा तो वो सारा वाकया जान गए थे। उन्होंने कहा कि गरिमा को बचाने का उपाय अगली अमावस्या को ही किया जा सकता है, क्योंकि तभी जिन ने शुरुआत की थी। और साथ ही उन बाबा ने ताबीज बनाकर गरिमा के शरीर में बांध दिया। घर वाले डर चुके थे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उसने सभी घर वालों के लिए भी ताबीज बनाकर दिया और थोड़ी भभूति दी माथे पर लगाने के लिए, और वह चले गए। अगली रात जिन फिर आया और जैसे ही उसे छूने लगा वैसे ही दूर जाकर गिरा। इससे उसे क्रोध आ गया और बोला, तुझे मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। 7 दिन बाद फिर आऊँगा, साथ लेकर ही जाऊँगा। यह कहकर वो चला गया। उसके बाद गरिमा उदास रहने लगी थी। उसका कहीं मन नहीं लगता। वो अमावस्या की रात ही याद करके खूब रोती थी।
उसे अकेले सोने में डर लगता था, इसलिए कभी माँ कभी भाभी के साथ सोती थी। आखिर अमावस्या का दिन आ गया था। बाबा आनंद भी पूरी तैयारी में थे। शाम हो चली थी। तभी बाबा ने गरिमा और उसके घर वालों को बुलाकर बैठाया और भभूति से गोल गोल गोले बनाने लगे थे। वो मंत्र पढ़ते और गोले बनाते। उन्होंने सारे घर वालों के लिए सुरक्षा गोले बनाए थे। सभी को उनमें बैठना था। उनके पास एक खाली अजीब सी बोतल भी थी। उन्होंने अब सभी को समझाना शुरू किया और कहा, जैसे ही वो आए मैं इशारा कर दूंगा, आप सभी इन गोले में बैठ जाना। सभी ने हाँ में सर हिलाया। फिर बाबा आगे बोले, उसे यही लगना चाहिए आप अपनी गरिमा की शादी उससे करवाएंगे और गरिमा तू भी खुश दिखना उसे, ताकि उसे सोचने का मौका ही ना मिले। गरिमा ने हाँ में सर हिलाया और गोले में बैठ गई। बाकी सब लोग भी बैठने लगे। तभी बाबा बोले कि ये भभूति अपने पास रखो सभी, ये उसे भ्रम में डाल देगी और आप दिख नहीं पाओगे, उसे सिर्फ गरिमा ही दिखेगी और बाकी काम मैं खुद संभाल लूँगा। रात हो चुकी थी। अब जिनके आने का टाइम हो चुका था। गरिमा घबराई हुई थी, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी, इसलिए वो शांत बैठी थी। तभी आहट सुनाई दी। जिन आ चुका था। भभूति की वजह से वो गरिमा के सिवा किसी को देख नहीं पा रहा था। आते ही गरिमा को बाहों में भरने को जैसे ही हुआ, गरिमा चिल्लाने लग गई। वो बाबा की कही बात भूल गई थी और हड़बड़ाई से इधर उधर भागने लगी। इसी बीच उसका ताबीज टूट कर गिर गया। जिनको जैसे इसी का इंतजार था, वो बिना देर किए उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब गरिमा का शरीर ऐसे उछलने लगा जैसे स्प्रिंग लगा हो उसके नीचे। उसने एक हाथ से बेड उठाकर फेंक दिया। जिनने गरिमा का शरीर काबू में कर लिया था। वो अब सभी को दिखाई देने लगा था उसके अंदर से। ये सब देख घर वाले घबरा गए। बाबा आनंद ने एक हाथ में पानी लिए और मंत्र पढ़ने लगे और जिन पर फेंका। ऐसा करते ही वो गरिमा के शरीर में से चिल्लाया। फिर बाबा तेज आवाज में कहने लगे, छोड़ दे इसका शरीर। जिन ने मना कर दिया। तब बाबा को दूसरा हथकंडा अपनाना पड़ा और मंत्रों से एक सम्मोहन डाल दिया। वो जिन छटपटाने लगा, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने लगा, पर उसका बस नहीं चल पाया। तभी बाबा ने गरिमा की भाभी की तरफ इशारा किया और कहा कि गरिमा को शीशा दिखा। उसने शीशा दिखा दिया। अब देवताओं का पहर आने ही वाला था। जिनका पहर बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा था। अब उसे अपने असली रूप में आना था, वरना वो हमेशा के लिए एक ही रूप में रह जाता। जैसे ही वो गरिमा के शरीर से बाहर आया, बाबा को तो जैसे इसी का इंतज़ार था। उसने शीशे के जरिए उसकी परछाई पकड़ी और बिना देर किए बोतल में डाल दी और चैन की सांस ली। 4 बज गए थे। अब कोई खतरा नहीं था। गरिमा अभी भी बेहोश थी। जिन अब बंद हो चुका था। घर वाले गरिमा को उठाने लगे। गरिमा ने आंखें खोली, लेकिन तभी गरिमा को पेट में कुछ महसूस हुआ। कुछ हिल रहा था उसके पेट में। उसने बाबा को बताया और इसका कारण पूछने लगी। बाबा समझ गए कि क्या गड़बड़ हुई है। उसने जिन को तो बंद कर दिया था, पर उस बच्चे का क्या करते, अब जो गरिमा के पेट में आ चुका था। गरिमा के पेट में जिन का बच्चा था। उसने घर वालों को सब बात बताई। उसको सुनकर वो सदमे में चली गई। जिन क्या सच में जा चुका था? वो जिन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। आखिर गलती क्या थी उसकी, ये सोचते हुए वो फिर बेहोश हो गई। हाय राम, क्या होगा हमारी लड़की के साथ? ये क्या हुआ? कौन शादी करेगा अब इससे? यह सब कहते हुए उसकी माँ दहाड़े मार मार कर रोने लगी। गरिमा को जैसे ही होश आया, उसने वो सब सुना, पर अब करती भी क्या, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तब बाबा ने सबको समझाते हुए कहा, अब जो हो गया उसे जाने दो, आगे क्या करना है ये बताता हूँ, सुनो। सभी लोग एकदम शांत होकर सुनने लगे। बाबा बोले कि गरिमा के पेट में जिन का बच्चा है और इसकी जान को खतरा है। इसे गिराया गया तो ये गरिमा को मार डालेगा। जिन का खून है, इसमें शुरुआत से ही शक्तियाँ होती हैं इनके अंदर। तो बाबा अब क्या करें हम? हमारी बेटी तो बर्बाद हो गई है, उसकी माँ रोते रोते बोली। तभी बाबा आनंद बोले, इसका एक ही रास्ता है, ज़्यादा दिन तक मैं उसे रोक नहीं पाऊँगा। वो अगर खुद से आज़ाद हुआ तो हमारे काबू में नहीं आएगा और सबको मार डालेगा, और ज़्यादा दिन तक वो जिन बंद नहीं रहने वाला। वो सिर्फ प्रेम से ही इसका पीछा छोड़ सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। बस यही एक रास्ता है और कोई नहीं। गरिमा को उससे प्रेम का नाटक करना पड़ेगा। क्या?
प्रेम करूं उससे बाबा, उस राक्षस से जिसने मेरा शरीर छीन लिया, मुझसे बर्बाद कर दिया, मुझे उससे प्यार करूं मैं? गरिमा गुस्से में बोली, नहीं, प्रेम नहीं करना है गरिमा, सिर्फ नाटक कर कि तू उससे प्यार करती है, अपने जाल में फंसा उसे। उससे ताकत से नहीं जीत सकते हम, प्यार से ही काबू किया जा सकता है। वो बाबा ने कहा, ठीक है बाबा, जैसा आप कहें, पर मुझे उससे छुटकारा दिला दो आप। गरिमा बोली। बाकी घर वालों ने भी हाँ में हाँ मिलाई, सभी मान गए। बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा, थोड़ी देर में मैं जिन को आजाद कर दूंगा, पर ध्यान रहे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसको पूरी तरह यकीन दिलाना पड़ेगा कि तू उसे चाहती है। फिर जब वो एक बार यकीन कर ले, तब वादा कराना है उससे इस बच्चे को हटाने का, तभी मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। तब तक तुझे ये नाटक करना पड़ेगा, कुछ झेलना भी पड़ेगा, तभी तेरी जान, तेरी इज्जत ऐसे ही बचेगी अब। यह कहकर बाबा ध्यान में मगन हो गए। सभी परेशान थे, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। उनसे दुख नहीं देखा जा रहा था, पर अब जो भी करना था गरिमा को ही करना था। इसलिए वो हिम्मत करके खड़ी हुई और बोली, मम्मी पापा आप फिक्र मत करो, मैं अब नहीं डरने वाली उससे। उसने जो भी गलत किया है मेरे साथ, सबका बदला लूंगी मैं। आप बस मेरा साथ देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। यह सब सुनकर उसके माँ बाप को थोड़ी हिम्मत आई और बोले कि हम तेरे साथ हैं गरिमा। अब बाबा ध्यान से बाहर आए और बोले, अब समय आ गया है, मैं इसे अब आज़ाद कर रहा हूँ। गरिमा तुम तैयार हो ना? गरिमा ने हाँ में सर हिलाया। अब बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और बोतल का ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटाते ही जिन गुस्से में भरा हुआ बाहर आया और सभी चीज़ों को इधर उधर पटकने लगा। गरिमा ने हिम्मत करके बोला, आप मेरे साथ अंदर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है, आप इन सबको परेशान मत कीजिए। यह सुनते ही जिन अंदर गया उसके साथ। पहले तो आप ये बताओ जनाब, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? गरिमा ने जाल में फंसाते हुए कहा और झूठी हंसी हंसने लगी। जिन दंग रह गया था कि गरिमा बदल कैसे गई, पर वो खुश था कि देर से ही सही गरिमा मेरी हुई। उसने गरिमा को कसकर गले लगाते हुए कहा, मैं मुरीद हूँ, तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। अब देखना, जैसे ही हमारा बच्चा पैदा होगा, वैसे ही तुम ये शरीर छोड़ दोगी और हमेशा के लिए मेरी दुनिया में आ जाओगी। गरिमा मन ही मन योजना बनाने पर लगी थी, कैसे छुटकारा पाऊँ इससे मैं, पर इसे हर हाल में नाकाम करूंगी। तभी गरिमा कुछ बोलती, उससे पहले वो फिर से उसे चूमने लग गया। गरिमा विरोध करना चाहती थी, पर उसकी जान खतरे में थी, तो वो चुपचाप सहन करती रही। और एक बार फिर जिन, जिसका नाम मुरीद था, उसने फिर जबरदस्ती शुरू कर दी और उसके बदन को नोचने लगा। दूसरी तरफ उसकी माँ की सोच सोचकर हालत खराब हो गई थी। उन्होंने इन सब कामों में थोड़े दिन तो गरिमा का साथ दिया, फिर सभी घर वालों को गरिमा से नफरत होने लगी। वो यही ताने देते बार बार, तेरी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, मर क्यों नहीं जाती तू? उसकी भाभी ने कहा। गरिमा मन ही मन घुटने लगी, अपना घर ही उसको पराया लगने लगा था, कोई नहीं समझता उसे। यहाँ तक उसकी माँ भी उसे ही जिम्मेदार ठहराया करती थी। वो चिल्लाती रहती, माँ मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोग भी ऐसा करेंगे क्या मेरे साथ? मैं आपकी बेटी हूँ माँ, अगर बेटी होती तो हमारी बेइज्जती नहीं कराती। हर कोई हमें दुत्कार रहा है, इस गांव में रहना मुश्किल कर दिया है, सब ताने देते हैं हमें, बिना ब्याही बेटी माँ बनने वाली है, इससे अच्छा मर ही जाती तू। गरिमा मन ही मन टूट गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। सब कुछ जिनकी वजह से हुआ है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, बदला लेकर रहूँगी। यह सब सोचते हुए वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसकी भाभी ने एक बैग लाकर फेंका उसके पास और बोली, जा निकल यहाँ से, तू मर चुकी है हमारे लिए, अब मैं एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूँगी तुझे, जा यहाँ से। गरिमा चिल्लाने लगी, माँ माँ देखो भाभी क्या कर रही हैं, माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं, माँ इतनी रात मैं कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ माँ बोलो कुछ। यह सोच के वो पैरों में पड़कर रोने लगी और बोली, माँ ऐसा मत करो माँ, बोलो कुछ तो। काफ़ी देर रोने के बाद उसने कहा, शायद अब यहाँ कुछ नहीं रहा मेरा, ठीक है माँ, अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो मैं जा रही हूँ, आप सब खुश रहना। फिर भी उसकी माँ कुछ नहीं बोली तो उसने बैग उठाया और चल पड़ी। जिन इतने दिन से गरिमा के सामने नहीं आया था, पर वह वहीं रहता था। उसने सब अपनी आंखों से देखा। उसे एक तरफ खुशी थी कि अब गरिमा मेरी हुई,
मैं मेरे मकसद में कामयाब हो गया। पर उसका दिल कुछ और कहने लगा था। वो खुश होकर भी खुश नहीं हो सका। इधर गरिमा जंगल में पहुंच चुकी थी और वहां फूट फूट कर रो रही थी और वो सोचने लगी, जिन ने मेरी जिंदगी खराब की है, क्योंकि वो पराया था, पर मेरे अपने ने तो जिंदा ही लाश बना डाला मुझे। ए भगवान, क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी, क्या बिगाड़ा है मैंने, क्या पाप किया था जो मुझे ये भुगतना पड़ा है। आज से कोई भगवान नहीं है, अगर होते तो यह सब नहीं होता। लोग कहते हैं भगवान न्याय करते हैं, पर मेरे साथ तो घोर अन्याय हुआ है। किसी को माफ़ नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी किसी को माफ़, नहीं करूँगी। यह सोचते सोचते वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब जिन उसके सामने खड़ा था। तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जिन हंसते हुए बोला, जी हाँ मैं आ गया, अब तेरा कोई ठिकाना नहीं है, अब तू कहाँ जाएगी, अब तुझे मेरे साथ ही रुकना पड़ेगा। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। अब गरिमा के पास कोई चारा ना था। उससे आनंद बाबा ने कहा था कि इसे प्यार से जीता जा सकता है, बस यही होगा बदला मेरा, अब बदला लेकर रहूंगी। और वो झूठी हंसी हंसते हुए उसके पास जाती है और गले लग जाती है। एक बार फिर उसका शरीर शिकार बना लिया जाता है जिन के द्वारा। धीरे धीरे करके वो जिन का भरोसा जीत लेती है। जिन ने उसके लिए एक महल खड़ा कर दिया था। सभी ऐश आराम हो गए थे उसके, पर फिर भी वो खुश नहीं थी। वो फिर उसको बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है और पूछती है, आपकी दुनिया कैसी होती है, मुझे बताओ आप अपनी दुनिया के बारे में। आप कैसे बन जाते हैं, कैसे ख़त्म होते हैं, सब बताओ। जिन कहता है, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। जिन बताना शुरू करता है कि मानव जैसे 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही हम 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हम उड़ सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, जादू जानते हैं, खजाना निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। हमारा अग्नि तत्व प्रधान तत्व होता है। हमारी अनेक प्रजातियां हैं। अब तुम वो सुनो, अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी। हम तब तक किसी को परेशान नहीं करते जब तक वो हमारे घर में ना घुसें या हमारी शांति भंग ना करें। अगर कोई करता है तो हम उसको जान से मारने तक ताकत रखते हैं। हमारी प्रजाति में महिला जिन भी होती हैं, वो बहुत समझदार होती हैं और वो पुरुषों को परेशान किया करती हैं, महिला को नहीं। एक प्रजाति वेताल की होती है। ये भविष्य देख सकते हैं, वह भूतकाल भी जा सकते हैं। ये ज़्यादातर पेड़ों पर उल्टे लटके पाए जाते हैं। ये बहुत ही शातिर होते हैं। एक प्रजाति वो है जो खून पीती हैं, पुरुषों और महिलाओं का। ये खून पर ही जीवित रहती हैं, पर ये अब ना के बराबर मिलते हैं। एक प्रजाति होती है वो इंसानों की दुनिया में आसानी से घूम लेते हैं, कोई पहचान नहीं पाता। हमारी अलग दुनिया होती है तुम इंसानों की दुनिया से। हमारा भी परिवार होता है, बच्चे होते हैं। हमें सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। यह सब कहकर जिन चुप हो गया। तभी गरिमा बोली कि आप पैदा कैसे होते हैं, मरते कैसे हैं। जिन बोला, हम हजारों साल तक रहते हैं। जब तुम नहीं होंगे हमारा वजूद तब भी रहेगा। हम पैदा नहीं होते, हम बन जाते हैं। बन जाते हैं मतलब? गरिमा बोली, मतलब जो भी इंसान अकाल मौत मरता है, उसकी रूह को शांति नहीं मिलती, वो हजारों साल भटकता है। कुछ प्रेत बन जाते हैं और कुछ जिन बन जाते हैं। जिनका अंतिम संस्कार अग्नि के द्वारा होता है, वो प्रेत में बदल जाते हैं। और जिनको दबा दिया जाता है, उनसे हम जैसे जिन प्रकट होते हैं। क्योंकि जलाने के बाद 2 तत्वों का प्रेत शरीर बच जाता है, जैसे वायु, आकाश। इसलिए प्रेत को देखा नहीं जाता है। हमारे अंदर प्रेत से एक तत्व फालतू होता है, वो है अग्नि। क्योंकि हमें जलाया नहीं गया था, तो हमारा वो तत्व रह जाता है। इसलिए हम आसानी से दिखाई दे जाते हैं अगर हम चाहें तो। ये हो गई जन्म की बात। अंत कैसे होता है हमारा वो सुनो। हमें प्रजाति करना इतना आसान नहीं होता है। हम एक बार जिस पर गुस्सा हो जाते हैं उसे मार ही देते हैं। लेकिन अगर हमारी आत्मा को कोई मुक्ति दिलाता है या हमारा अंतिम संस्कार कर दे हमारी लाश को ढूंढकर, तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम मरते नहीं हैं, हम मुक्त हुआ करते हैं। उसने आगे पूछना शुरू किया, आपका जब इंसान रूप में जन्म हुआ था तब कहाँ हुआ था, कैसे मरे आप, वो सब बताओ। जिन बताने लगता है, हजारों साल पहले की बात है। मेरा जन्म बांसवाड़ा में हुआ था। मैं एक लौती संतान था मेरे माँ बाप की। उन्होंने मुझे नाजों से पाला था। उस टाइम राजा हुआ करते थे, हम सब खुश थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ की अकस्मात मौत हो गई।
ये सदमा मेरे बाबा भी सहन नहीं कर पाए और वो भी चल बसे। उसके बाद मैं अकेला पड़ गया था और कुछ खाने की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता था। बहुत बदतर हालत हो गई थी मेरी। मुझे कुत्तों से भोजन छीन कर खाना पड़ता था। एक दिन मैं कचरे में कुछ खाने का ढूंढ रहा था कि मेरे चाचा ने मुझे देखा, जो एक महाराजा थे। लेकिन मेरे पापा और चाचा की कभी नहीं बनी थी, इसलिए वो अलग हो गए थे। मेरे चाचा मुझे उठाकर घर ले आए। मेरी आयु उस समय करीब 9 वर्ष रही होगी और मुझे महल में रखने लगे। लेकिन यह भी आसान नहीं था। जो चाचा का लड़का था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर धीरे धीरे वो मेरा दोस्त बन गया था। मेरी चाची मुझे बहुत कोसती थी, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मैं बुरा नहीं मानता था। मेरे पास और चारा भी क्या था, बस ऐसी ही जिंदगी निकल रही थी। पर एक दिन ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरे चाचा के लड़के के मन को मैं समझ नहीं पाया। वो मुझसे बहुत नफरत करता था। एक दिन मैं उसके साथ शिकार पर गया हुआ था। उसने धोखा करके मुझे मार दिया और वहीं एक पेड़ के नीचे दफन कर दिया। मैं वहाँ पर हर रोज इंतजार करता, पर कोई मुझे निकाले नहीं आया, ना ही किसी ने मेरी खोजबीन की। फिर धीरे धीरे मैंने शक्तियाँ अर्जित कर ली और फिर मैंने कसम खाई, जिस दिन यहाँ से निकलूँगा उस दिन सब बर्बाद कर दूंगा मैं। फिर तुम मिल गई गरिमा। जब तुम उसी जगह से निकली तब तुम्हारे पैर की वजह से वो पत्थर हट गया जो मेरे रास्ते में रुकावट था। अब गरिमा अपने उस मनहूस दिन को कोस रही थी। तभी उसे याद आता है कि अब वो जानती है उसे करना क्या है। जैसे ही जिन सो जाता है तब वो उस जगह पर जाती है जहां उसने बताया था और लकड़ियां इकट्ठा करती है। फिर उसी पेड़ के नीचे तक खोद लेती है। जैसे ही वो आग लगाने को होती है, जिन पहुंच जाता है और भयानक हंसी हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था तू यह काम करने जरूर आएगी। गरिमा को आनंद बाबा की बात याद आती है, प्यार से काबू होगा। वो बिना देर किए उसे फंसाने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं सोच रही थी मैं भी यहीं दफन हो जाती हूँ, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे बनकर रहूंगी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, यह कहकर अपने कपड़े उतारने लग जाती है और जिन उसके बदन में खोने लगता है। वो धीरे धीरे सभी कपड़े अलग कर देती है। जिन पास आने लगता है। वो बिल्कुल मदहोश हो चुका था। अब गरिमा बिना देर किए आग जला देती है और जिन देखते ही देखते उसकी आंखों के आगे भस्म हो जाता है। जैसे ही जिन जाता है उसका बच्चा भी चला गया था, क्योंकि गरिमा जानती थी वो सिर्फ एक जादू था, बच्चा नहीं, क्योंकि जिन का बच्चा इंसान के पेट में नहीं आ सकता था। अब गरिमा को छुटकारा मिल गया था, जिन को भी मुक्ति मिल गई थी। वो यही सब सोचते हुए आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी एक छोटे से परिवार की है। उस परिवार में कुल मिला के 5 लोग थे, माँ, पापा और 3 बेटियां। इनका परिवार एक खुश और संपन्न परिवार था। माँ और पापा यानी कि राकेश और सलोनी, यह दोनों स्कूल में टीचर थे। अपने बच्चों की पढ़ाई और देखभाल ये दोनों अपने काम के साथ करते थे। इनकी बड़ी बेटी का नाम प्रिया था। वो 22 साल की थी और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे बेंगलोर में काम मिल गया था। वो काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहती थी। कई महीनों के बाद उसे कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी। उसने सोचा क्यों ना मैं ये छुट्टी अपने परिवार के साथ बिताऊं। वो अपना सारा काम खत्म करके बेंगलोर से कुछ दिनों के लिए अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसे देख सब बहुत खुश हो जाते हैं। प्रिया की और 2 बहनें थी। उससे छोटी वाली बहन का नाम रिया और सबसे छोटी वाली बहन का नाम रानी था। उसे सब वापस देख के बहुत खुश थे। वो घर पे अपना परिवार देख के खुशी से फूली ना समा रही थी। उसने घर वालों को अपनी छुट्टियों के बारे में बताया। उसकी यह बात सुन सब बहुत खुश हुए। उसने अपने माँ पापा से कहा क्यों ना हम आसाम घूमने जाएं। उसके पापा ने कहा तेरी माँ और मैं बहुत बिजी हैं, एक काम कर अपने बहनों के साथ चली जा। पहले तो प्रिया सबके साथ जाना चाहती थी, पर बाद में वो अपने बहनों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो अगले ही दिन आसाम के लिए निकल जाते हैं। प्रिया को जंगल बहुत पसंद था, तो वो अपनी दोनों बहन को लेके नागाओं के जंगल में जाती है। जंगल में कई प्रकार के फूल पेड़ थे। उन्हें देख तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो तीनों बहुत मजा कर रहे थे। चलते चलते वो तीनों एक झरने के पास आ गए। झरना काफी मनमोहक था। उसे देख वो लोग कुछ देर के लिए वहीं रुक गए। प्रिया ने सोचा अब झरने के पास आ ही गए हैं तो क्यों ना नहा लिया जाए। प्रिया ने अपनी बहनों से पूछा कौन कौन नहाएगा, तो रिया ने फट से कह दिया दीदी मैं भी आपके साथ नहाने चलूंगी। रानी पानी से बहुत डरती थी तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रिया ने रानी से पूछा
क्या तुम नहीं चलोगी छोटी? रानी बोली, नहीं दीदी, आप दोनों जाओ, मैं बाहर से आपको देख के मजे कर लूंगी। प्रिया और रिया ने कई बार रानी को मनाने की कोशिश की, पर रानी नहीं मानी। आखिर में प्रिया और रिया को रानी को बाहर छोड़ के जाना पड़ा। प्रिया और रिया झरने का लुत्फ लेने लगी और उन्हें बाहर से देखती रानी मन ही मन सोच रही थी, काश मैं भी इनके साथ होती। प्रिया ने रानी का लटका हुआ मुंह देखा तो दोबारा फिर से एक बार रानी को पूछा, क्या तुम भी आना चाहती हो? रानी ने कहा, हाँ दीदी, मैं भी आना चाहती हूँ, पर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। प्रिया बोली, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। रानी अंदर जाने के लिए तैयार ही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे सामने वाले पेड़ से कोई उसे घूर रहा है। रानी ने फट से प्रिया को कहा, दीदी वहाँ कोई है। प्रिया ने पलट के फौरन ही वहाँ देखा, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। प्रिया बोली, वहाँ कोई नहीं है, तुम आओ, हम मजे करेंगे। पर रानी प्रिया की बात ना सुनते हुए उस पेड़ के पास भागने लगी। रानी को वहाँ भागता देख रिया और प्रिया भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, पर रानी को पेड़ के पास कोई नहीं दिखा। प्रिया और रिया जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं है। प्रिया ने रानी से पूछा, कौन था यहाँ? कोई नहीं है, तुम किसे देखने आई थी? रानी बोलती है, दीदी सच में यहाँ कोई था, मैंने किसी को देखा था, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। रानी भागते हुए वहाँ गई। इस बात पे प्रिया को बहुत गुस्सा आ गया। प्रिया रानी को डांटने लगी। प्रिया ने कहा, जब तक मैं ना बोलूँ तुम दोनों कुछ भी नहीं करोगे। रानी और रिया प्रिया की जिम्मेदारी थी, वो दोनों नादान और नटखट थे। प्रिया नहीं चाहती थी कि जंगल में उन्हें कुछ हो जाए। प्रिया उन सब में सबसे बड़ी थी और उसे ही अपनी बहनों का ख्याल रखना था। प्रिया बोली, तुम दोनों इसी पेड़ के नीचे बैठो, मैं झरने से अपना कपड़ा लेके आती हूँ। प्रिया कपड़ा लेने गई और उसके पलक झपकने तक अचानक से रिया और रानी वहाँ से गायब हो जाते हैं। प्रिया चौंक जाती है, अभी उसकी दोनों बहन यहाँ थी, अचानक से वो गायब कहाँ हो गई? प्रिया उन दोनों को ढूंढने लगी। प्रिया ने उन दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन रिया और रानी नहीं मिली। फिर प्रिया ने फॉरेस्ट ऑफिसर को फ़ोन किया। ऑफिसर उसी जगह पहुंचा जहां से रिया और रानी गायब हुई थी। प्रिया ने ऑफिसर को बताया, वो बेंगलोर से आसाम घूमने आए हैं, हम हमारे परिवार के साथ आने वाले थे, पर माँ और पापा आने से मना करने लगे, तो मैं अपनी दोनों बहनों के साथ यहाँ घूमने आई थी। यहाँ जब मैं इस झरने के पास आई तो मैं और रिया झरने में नहाने चले गए और रानी बाहर से हमें देख रही थी। मैंने उसे भी झरने के पास आने को कहा, वो मान गई थी। जैसे ही मैं उसे लेने जा रही थी, उसे वहाँ उस पेड़ के पीछे कोई दिखा। वो उसे देखने पेड़ के पास गई। मैं और रिया भी उसके पीछे पीछे गए। हमने वहाँ जाके देखा कि कोई नहीं है। मैंने रिया और रानी को यहीं बैठने को कहा और अपने कपड़े लेने झरने के पास आई थी। और जैसे ही मैं वापस आई, पल भर में रिया और रानी यहाँ से गायब हो चुके थे। ऑफिसर ने प्रिया की सारी बातों को बहुत बारीकी से सुना और उसके बाद अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। रिया और रानी आसानी से मिल जाएं, इसलिए ऑफिसर ने प्रिया से उन दोनों का फोटो ले लिया। इस सब के बाद ऑफिसर ने छानबीन शुरू कर दी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी वो निराश ही थे। अब तक उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं मिला था, पर ऑफिसर ने हार नहीं मानी। ऑफिसर ने काफ़ी छानबीन की तो उसे छोटी बहन रानी मिली, लेकिन रिया अभी भी लापता थी। रानी बेहोशी की हालत में जंगल के बीच में मिली थी। उसके आसपास छोटी छोटी झाड़ियाँ थी। रानी उन्हीं झाड़ियों में बेहोश पड़ी थी। रानी को होश आते आते शाम हो गई थी। प्रिया और ऑफिसर ने रानी से पूछा, तुम्हारी बड़ी दीदी कहाँ है? दरअसल रानी बहुत छोटी थी, उसकी उम्र करीब 6 साल थी। उसे सही और गलत की समझ बहुत कम थी। पहले तो रानी को समझ नहीं रही थी, पर ऑफिसर और प्रिया के बार बार पूछने पे रानी ने कहा, दीदी को तो भालू अंकल ले गए। ऑफिसर समझ नहीं पा रहा था कि रानी क्या बोल रही है, तो ऑफिसर ने प्रिया को कहा कि अपनी छोटी बहन रिया के बारे में रानी से पूछो और मुझे बताओ। प्रिया के पूछने पे रानी ने कहा, भालू अंकल ले गए उसे। ऑफिसर गुस्सा हो गया और कहने लगा, ये क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? भला भालू एक इंसान को क्यों लेके जाएगा? पर रानी भालू के अलावा किसी और का नाम नहीं ले रही थी। प्रिया ने ऑफिसर को समझाया, रानी झूठ नहीं बोल रही है, उसने जो देखा है वही बात बता रही है। ऑफिसर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। दोबारा पूछने पर रानी ने बताया कि भालू अंकल इंसान जैसा दिख रहे थे, पर वो इंसान नहीं थे। उनके नाखून बहुत बड़े बड़े थे और उनके शरीर पे ढेर सारे बाल थे
और उनका मुंह काला और भयानक था। पर भालू अंकल बहुत अच्छे थे। भालू अंकल ने हमें खाने के लिए जामुन तोड़ के दिए। मैंने और रिया दीदी ने जामुन खाया, थोड़ी देर खेले और खूब सारे लाल फूल देखे। ऑफिसर ने पूछा कौन से फूल? रानी बोली वो तो मुझे नहीं पता, पर उनके पास ढेर सारे फूल थे। ऑफिसर रानी की बात सुन के पूरी तरह सोच में पड़ गया था। उसने आज से पहले इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं सुना था। रानी से पूछताछ करने के बाद पता चला आखिरी बार रिया को उस भालू से शकल के जानवर के पास देखा था। रिया उस भालू के कंधे पे बैठी थी और जामुन खाने के बाद मुझे नींद आ गई और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऑफिसर को लगा उस जामुन में नींद की दवा थी, जिस वजह से रानी सो गई और ये एक किडनैपिंग का केस लग रहा है। ऑफिसर ने फौरन ही पूरे एरिया का छानबीन करवाया जहाँ से वो दोनों गायब हुए थे। वहाँ से लेके जहाँ रानी मिली थी वहाँ तक रानी और रिया के अलावा किसी तीसरे के पैरों के निशान नहीं थे। रानी बार बार यही कह रही थी कि वो भालू अंकल के जैसे ही थे। उनका कद बहुत लंबा था और उनके पैर, शरीर पे बड़े बड़े बाल थे और उनका चेहरा बहुत अजीब सा था। ऑफिसर समझ नहीं पा रहा था कि ये किडनैपिंग का केस है या फिर कोई साजिश। प्रिया और रानी को बिना रिया के अपने घर जाना पड़ा। उस इलाके की बहुत दिनों तक छानबीन की गई, लेकिन रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। कुछ महीनों तक रिया को ढूंढा गया, कोशिश किया गया, पर रिया का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीनों बाद फिर से एक लड़की उसी जगह से गायब हुई और ऐसे करके कई लड़कियां वहां से गायब हुई। ना तो उनका शरीर मिला और ना तो उसके बारे में कुछ पता चला। आज ऐसा आलम है कि बच्चे उस जंगल में जाने से डरते हैं और ये एक रहस्य बन के रह गया। ना तो वो बच्चे मिले और ना तो उनका कोई सुराग मिला। मैं वहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं देखा था। पहले यहाँ से कोई गायब नहीं होता था, पर अचानक से बच्चियाँ गायब होने लगी और तो और वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिला। इसी वजह से वो इलाका रेड जोन में रखा गया है और अब वहाँ कोई नहीं जाता है। बच्चों का गुम जाना एक रहस्य बन के रह गया और वहाँ लोगों ने जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। तो दोस्तों यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है मनीष की। मनीष एक आम इंसान था, पर उसके साथ घटी घटना के बाद वो आम लोगों जैसा नहीं रहा। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो आइए सुनते हैं मनीष के साथ घटी एक खौफनाक कहानी। मनीष अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। गांव से कुछ दूर पे एक कपड़े की फैक्ट्री थी। मनीष वहीं काम करता था। एक दिन अचानक से उस फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से फैक्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस हादसे में कुछ लोग मारे जाते हैं। नुकसान बड़ा होने के कारण वहाँ के काम करने वालों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। अब नुकसान हुआ था तो फैक्ट्री का मालिक उसकी वसूली वहाँ काम करने वाले लोगों से कर रहा था। कुछ लोगों को काम से निकालने का फैसला लिया गया और बाकी जो बचे उनकी तनख्वाह कम करने का आदेश फैक्ट्री के मालिक की तरफ से दिया गया। कई लोगों का काम छूट गया और जिनका नहीं छूटा उनकी तनख्वाह कम कर दी गई। मनीष भी उन्हीं में से एक था। इसकी सैलरी भी पहले से कम कर दी गई थी, पर गनीमत ये थी कि उसको काम से नहीं निकाला। पहले मनीष 10 घंटा काम करता था, पर अब सैलरी कम होने के साथ ही वो अब ओवर टाइम भी कर रहा था। अब वो 2 शिफ्ट में काम करता था। ओवर टाइम काम करने वालों को रहने के लिए फैक्ट्री में जगह दे दी गई थी। ओवर टाइम का काम करने वालों को एक कमरा दिया गया था। मनीष के साथ 5 और लोग ओवर टाइम करते थे। कुल मिलाकर वो 6 थे। वो रात के 12 या कभी कभी 2 बजे तक काम करते थे। पूरी रात वो वहीं रुकते थे और दिन के समय कुछ घंटों के लिए घर जाया करते थे। एक रात मनीष करीब 1 बजे काम कर रहा था। उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पहले तो इसे अपना भ्रम समझता है, पर जब वो दोबारा किसी के चीखने की आवाज़ सुनता है तब उसे लगता है कोई मुसीबत में है। वो अपने दोस्तों को कहता है, मैं आता हूँ, तुम काम करते रहो। वो भागता हुआ उस आवाज़ के पीछे जाता है। वो आवाज़ थोड़ी ही दूर से आ रही थी। मनीष भागता हुआ वहाँ से जा रहा था। जब वो भाग रहा होता है तो उसे देख उसका एक दोस्त भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उस आवाज़ का पीछा करते करते मनीष एक कैबिन के सामने आ रुकता है। मनीष देखता है ये एक कैबिन है, पर इसकी हालत बहुत ख़राब है। उस कैबिन को मनीष घूर घूर के देखने लगा। उसे वहाँ कोई अजीब चीज़ दिखाई नहीं देती है। जब मनीष थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं है। वो आवाज़ उसी जगह से आ रही थी जिस जगह पे कुछ दिन पहले
एक बड़ी और भयानक आग लगी थी। मनीष समझ नहीं पा रहा था ये आवाज कहाँ से आई। मनीष के पीछे उसका एक दोस्त आ रहा था। वो बोला, ओए मनीष, क्या हुआ, यूं भागता कहाँ फिर रहा है? मनीष बोला, कुछ नहीं यार, लगता है मुझे भ्रम हो गया है। दिन रात काम करके पागल हो गया हूँ। अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी हैं। मनीष का दोस्त बोला, कौन सी आवाज सुनाई दे रही है? मनीष बोला, मुझे ऐसा लगा कोई चीख रहा था। मनीष का दोस्त बोला, तेरा भ्रम है पागल, अब चल यहाँ से, यहाँ काम हो रहा है, यहाँ आना मना है। ध्यान कहाँ है तेरा? मनीष बोला, कौन सा काम? उसके दोस्त ने उसको बताया, कुछ दिन पहले फैक्ट्री में आग लगी थी। उस आग की वजह से आधी फैक्ट्री जल गई थी, पता है ना? मनीष बोला, हाँ हाँ पता है, फैक्ट्री जली है, तभी तो इतनी रात में काम करना पड़ रहा है। मनीष के दोस्त ने कहा, हाँ फैक्ट्री में आग लगी थी ना, तब इस कैबिन में 4 लोग थे और वो भी फैक्ट्री के साथ जल गए। वो बेचारे जिंदा जल गए। अब फिर से फैक्ट्री को बनाने का काम शुरू कर दिया है और साथ ही साथ इस कैबिन को भी बना रहे हैं। कुछ दिनों में ये कैबिन फिर से बन जाएगा। कैबिन का काम शुरू हो गया है। देख, तूने जमीन खराब कर दी। मनीष जब नीचे देखता है तो वो पूरी जमीन सीमेंट से बनाई गई थी और वो ताजी बनी थी, इसी वजह से वो फ्लोर नीचे दब गई थी। मनीष के दोस्त ने कहा, यहाँ से जल्दी चल, वरना कोई देख लेगा तो सारा नुकसान हमें ही भरना पड़ेगा। मनीष तुरंत ही अपने दोस्त के साथ वहां से भाग आता है। आते समय मनीष कहता है, क्या तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी? मनीष के दोस्त ने कहा, चल यहाँ से, तेरा भ्रम था वो। मनीष अपने दोस्त के साथ वापस आ जाता है। वो दोनों देखते हैं सब अपना काम करके सो रहे हैं। वो दोनों भी चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मनीष वापस अपने मन को तसल्ली देने उसी कैबिन के बाहर जाता है तो वो देखता है वहाँ का फ्लोर जो उसने रात में खराब कर दिया था वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ किसी के पैरों के निशान भी नहीं थे। मनीष सोचने लगता है, मेरे दोस्त ने इस फ्लोर को ठीक कर दिया होगा। वो खुश हो जाता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर से वापस आने के बाद उसी रात मनीष और उसके सारे दोस्त दारू पीने का प्लान बनाते हैं। मनीष कभी कभी पीता था, इसलिए उसने कहा अगर मालिक को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। मनीष का एक दोस्त कहता है, अगर हम पी लेंगे तो कौन सा मालिक को पता चलने वाला है, पी के सीधा हम सोने चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस बात से सब सहमत थे और मनीष भी इस बात से सहमत था। मनीष कहता है, चलो अब काम पे लगो, अब जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं, फिर पीने बैठेंगे। रात में काम जल्दी खत्म करके सब पीने बैठ जाते हैं। पीने बैठे ही थे कि मनीष का एक दोस्त बोलता है, अरे रुको रुको, अभी मत पियो, मैं घर से दारू के साथ खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ, चल मनीष हम नीचे से लेके आते हैं। मनीष बोला, बहुत जल्दी बता रहा है नाथू, चल अब। मनीष उसके साथ नीचे चला जाता है। वो दोनों जब ऊपर जा रहे थे, नाथू बोला, तू चल मैं पेशाब करके आता हूँ। मनीष ऊपर जाने लगा। तभी मनीष को कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कंपनी की प्रोडक्शन दिन पर दिन कम होती जा रही है। मालिक गुस्सा हो रहे थे, प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, और तो और हमारे फैक्ट्री में कोई ऐसा है जो माल की हेरा फेरी कर रहा है। जब मनीष ये बात सुनता है तो वो फौरन ही अपने दोस्त नाथू को इसके बारे में बताता है। उसका दोस्त बोलता है, पागल हो गया है क्या, तूने पहले ही पी ली है क्या, या बिना पिए नशा चढ़ गया है? इतनी रात में हमारे अलावा इस पूरे फैक्ट्री में कोई नहीं है। मनीष बोलता है, चल मेरे साथ ऊपर। मनीष और नाथू जब ऊपर जाते हैं तो मनीष कहता है, यहीं से आवाज आ रही थी। नाथू कहता है, तू जिस कैबिन की बात कर रहा है उस कैबिन में काम चालू है, वहीं पे 4 लोग जिंदा जल गए थे, लगता है दारू सूंघ के नशा हो गया है तुझे। मनीष बोलता है, सच में यार, वहां से आवाज आ रही थी, मैंने कल भी इस कैबिन से किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। मनीष का दोस्त बोलता है, अच्छा तू कैबिन के अंदर चल और खुद ही देख ले कौन है वहाँ। मनीष ने कहा, हाँ चल देखूं कौन है। मनीष और नाथू वहाँ जाते हैं। जाने के बाद मनीष देखता है कि सच में वहाँ कोई भी नहीं है। मनीष सोच में पड़ जाता है, अभी यहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे, अचानक से वो लोग कहाँ चले गए। मनीष इस बात से परेशान हो गया। उसने नाथू से कहा, मैंने कल भी आवाज़ सुनी थी और आज भी इस कैबिन से कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नाथू बोला, तू चल यहाँ से, तू ज़्यादा काम मत किया कर, थकान की वजह से तू अजीब अजीब बातें कर रहा है। नाथू मनीष को कैबिन से बाहर ले गया और समझाने लगा, बहकी बातें बाकी लोगों के सामने करेगा तो सब तुझे पागल समझेंगे, उनके सामने अपना मुंह बंद रखना,
नाथू उसे बाकी लोगों के पास वापस ले गया। अब मनीष का मन दारू पीने का नहीं था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बस यही सोच रहा था कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी। उसके दोस्त मनीष को पीने के लिए दारू देते हैं, पर वो उसे छोड़ के वहां से चला जाता है। वो फैक्ट्री से निकल के बाहर आ जाता है। बाहर उसे बैठने को नहीं मिलता है। वो कुछ देर घूमने लगता है और ताजा हवा और रात का मजा ले रहा था। फिर मनीष को एहसास होता है काफी समय हो गया है, अब उसे वापस जाना चाहिए। तो वो वापस फैक्ट्री की ओर जाने लगता है। वो जा ही रहा था कि उसने फैक्ट्री के बाहर से देखा कि फैक्ट्री में आग लगी है। मनीष आग देख के हैरान रह गया। मनीष बिना सोचे समझे फैक्ट्री की ओर भागने लगा। मनीष ने सोचा आग धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं अकेले इसे नहीं बुझा पाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों को साथ ले जाना चाहिए। वो अपने दोस्तों को आवाज देता है, आग लगी है, आग लगी है। पर सबने पी रखी थी और पीने के बाद सब सो गए थे। कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। मनीष ने अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की, पर कोई उठ नहीं रहा था। मनीष कुछ सोच पाए उससे पहले वो आग बढ़ने लगी। मनीष फौरन ही आग की तरफ भागा। उसने देखा जहां आग लगी है वहां 4 लोग बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं। मनीष जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाहर आओ, आग लगी है, आग बढ़ रही है, बाहर आओ, जल्दी जल जाओगे, बाहर आ जाओ। वो चारों बाहर नहीं आ रहे थे। मनीष सोच रहा था कैसे बेवकूफ लोग हैं ये, इन्हें आग दिखाई नहीं दे रही है क्या। मनीष बार बार बाहर आओ चिल्ला रहा था, पर उनमें से कोई भी उठने का नाम नहीं ले रहा था। मनीष चिल्ला चिल्ला के तंग आ गया था। उसने सोचा मैं इन्हें बाहर निकाल सकता हूँ, ये बाहर ही नहीं आ रहे हैं, मैं ही कुछ करता हूँ। मनीष फौरन ही आग में कूद जाता है। वो जब आग में कूदा उसे लगा मुझे जलन होगी, पर ऐसा नहीं था, उसे ठंडा लग रहा था। वो इस बात से हैरान था कि मैं आग से जल क्यों नहीं रहा हूँ। उसने देखा वो 4 लोग अब भी बातें कर रहे हैं। मनीष भागता हुआ अंदर गया, पर उसे जरा भी जलन महसूस नहीं हो रही थी। वो जब उन चारों के पास गया और बोला, चलो बाहर, कब से बुला रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो, कब से चिल्ला रहा हूँ, चलो आग बढ़ रही है। पर वो चारों अभी भी आपस में बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था मनीष वहाँ है ही नहीं, उसकी बातें कोई सुन ही नहीं रहा था। तभी मनीष को गुस्सा आ गया और वो बोला, चलो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मरना नहीं है। फिर भी मनीष की बातों का जवाब कोई भी नहीं दे रहा था। मनीष ने खुद से कहा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें खींच के ले चलता हूँ। मनीष जैसे ही एक आदमी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, उसका हाथ उस आदमी के आर पार हो जाता है और मनीष डर के मारे वहीं गिर जाता है। मनीष समझ चुका था कि ये लोग इंसान नहीं आत्मा है, पर वो इतना डरा हुआ था कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो चारों मनीष के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सब आपस में बात कर रहे थे। कुछ समय तक मनीष बहुत डरा हुआ था। डर के मारे वो हाथ जोड़े हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जब उसे समझ आया ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊं और अपनी जान बचा लूं। मनीष धीरे से खड़ा हुआ और धीमे पांव चलने लगा। चलते चलते उसे एक ख्याल आया, ये लोग मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, कुछ तो अजीब है। मनीष इतना सोच ही रहा था कि वहाँ उसका एक दोस्त आ जाता है। मनीष का दोस्त आवाज देता है और कहता है, कहाँ गया था मनीष, सब तेरा इंतजार करते करते सो गए। मनीष कहता है, यहाँ आग लगी है, ये देखिए चारों को। मनीष का दोस्त बोला, किसे देखूं? अचानक से आग, वो चारों लोग सब गायब हो जाते हैं। ये देख मनीष बहुत डर जाता है। मनीष फौरन ही अपने दोस्त के वहां से भाग जाता है। मनीष ये सब देख इतना डर गया कि उसे उस रात बुखार हो गया और बुखार की वजह से अगले 5 दिनों तक वो बीमार पड़ा रहा। बीमारी की वजह से मनीष का फैक्ट्री में आना जाना बंद हो गया था, पर मनीष बहुत बेचैन रहता था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे मनीष को कोई चीज अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मनीष जब भी सोता उसे आग और वो चारों लोग दिखाई देते। मनीष हर वक्त परेशान रहने लगा। इन 5 दिनों में मनीष अच्छे से सोया नहीं था। उसे आंख बंद करते ही उन चारों का चेहरा दिखाई देता था। काफी दवा लेने के बावजूद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। 5 दिन हो चुके थे, पर वो सपना उसे बार बार आ रहा था। मनीष अब डरा डरा रहने लगा था। मनीष की माँ जब उससे पूछती है, तुझे अचानक से क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है, कोई परेशानी है क्या बेटा? मनीष बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, बस काम का थोड़ा टेंशन है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। मनीष की बातों से उसकी माँ समझ गई थी ये झूठ बोल रहा है। मनीष की माँ ने कहा, मेरे पहचान का एक डॉक्टर है जो गांव में रहते हैं
और वो काफ़ी पहुँचे हुए हैं। तू एक बार मेरे साथ उनके पास चल, वो तुझे ठीक कर देंगे। मनीष ने कहा, इतने दिनों से यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, चल अब एक बार तेरे उस पहुँचे हुए डॉक्टर के पास भी चल देता हूँ। मनीष की माँ ने उससे झूठ बोला था। दरअसल मनीष की माँ उसे एक बाबा के पास ले जा रही थी, पर यह बात मनीष को पता नहीं थी। अगले दिन सुबह ही मनीष अपनी माँ के साथ जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो मनीष अपनी माँ पे काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैं ये अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता हूँ, तू मुझे ये कहाँ ले आई है। मनीष की माँ ने कहा, अब यहाँ तक आया ही है तो एक बार बाबा से मिल ले। मनीष बहुत गुस्से में था, पर उसने अपनी माँ की बात मान ली। मनीष उस बाबा के पास गया। बाबा ने जब मनीष को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आज से पहले मैंने मनीष जैसा आदमी नहीं देखा है। मनीष की माँ ने कहा, क्यों बाबा, मेरे बेटे में कुछ खास है क्या? बाबा ने कहा, हाँ, तेरे बेटे में कुछ खास है। इसके सर पे 4 आत्माओं का बसेरा है और ये अब तक जिंदा है। ये सुनते ही मनीष और मनीष की माँ दंग रह गए, मानो कि उनके होश उड़ गए थे। मनीष बोला, आप कुछ भी बोल रहे हो, मेरी माँ को डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। मनीष उठ के जाने लगा और बोला, चल माँ यहाँ से, ये एक ढोंगी बाबा है। मनीष जा ही रहा था कि बाबा ने कहा, क्यों, तूने चारों का चेहरा नहीं देखा क्या? भूल गया क्या उनका चेहरा? अब सपने आने बंद हो गए क्या? मनीष पलटा और बोला, यह आपको कैसे पता? बाबा बोले, बेटा मुझे सब पता है, तेरे साथ जो हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता, उन चारों ने तुझे चुना है। ये सुन मनीष अचंभित में पड़ गया। मनीष की माँ ने कहा, इसे चुना है, इसका क्या मतलब है? मेरे बेटे की जान खतरे में है क्या? इसे कुछ होगा तो नहीं? क्या वो इसे मार देंगे? बाबा बोले, डरो मत, वो चारों इसे कुछ बताना चाहते हैं, पर वो क्या बता रहे हैं वो बस मनीष ही समझ सकता है। बाबा ने कहा, तेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जाएगी, तुझे जल्द से जल्द पता करना होगा वो लोग क्या कहना चाहते हैं। मनीष कहता है, उन्होंने मुझे चुना है, पर मैं ही क्यों? मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है? बाबा ने कहा, तुम लोग फालतू की बातों को दूर रखो, वो चारों अकाल मृत्यु में मरे हैं, वो तुझे कुछ बताना चाहते हैं, तू समझने की कोशिश कर वो क्या कह रहे हैं। मनीष ने कहा, मैं कैसे पता करूं कि वो क्या कहना चाहते हैं? बाबा ने कहा, तुझे सपने के जरिए वो कुछ बताना चाहते हैं, तू अपने सपनों पे ध्यान दे और देख वो क्या समझा रहे हैं। मनीष ने कहा, आज मैं यही आपके पास रुकता हूँ, आप ही मुझे सही गलत समझाओ। बाबा ने कहा, तू पूरे दिन सोना मत, रात में एक लंबी और गहरी नींद सोना। बाबा की बात से मनीष सहमत था। मनीष और उसकी माँ पूरे दिन बाबा के पास गुजारते हैं और जब रात होती है तो बाबा मनीष के लिए कमरा तैयार करवाते हैं, जिसमें भगवान की मूर्तियाँ, गंगा जल और तुलसी रखा हुआ था। गंगा जल मन की शुद्धिकरण के लिए, तुलसी के पत्ते मन को शांत करने के लिए और भगवान की मूर्तियाँ काले साए से बचने के लिए। थोड़ी देर बाद मनीष सोने चला गया। मनीष को फिर से वही सपना आने लगा। मनीष सपने में देख रहा था, काफ़ी अंधेरा पसरा है और काफ़ी रात हो चुकी है। वो चारों आपस में बात कर रहे हैं, उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। कंपनी की प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मालिक गुस्सा हो रहे थे, प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? और तो और हमारी फैक्ट्री में कोई ऐसा है जो माल की हेरा फेरी कर रहा है। हर बार मनीष यहीं तक सपना देखता था और डर के मारे उसकी नींद खुल जाती थी, पर आज वो बिना डरे सपना देख रहा था। काफ़ी देर तक वो चारों आपस में बात कर रहे थे। फिर अचानक से एक आदमी आया। उस 5वें इंसान का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस 5वें इंसान से वो चारों बहस करने लगे। बहस झगड़े में बदल गया और वो 5वां आदमी सबको धक्का देके कैबिन से बाहर आता है और कैबिन को बाहर से बंद कर देता है। वो चारों खोलो खोलो चिल्लाते रहे, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। कपड़े की फैक्ट्री होने की वजह से हर जगह कपड़ा बिखरा हुआ था। उस 5वें आदमी ने लाइटर निकाला और कैबिन के बाहर आग लगा दिया। लाइटर से आग लगा के लाइटर वहीं फेंक के वो आदमी भाग गया। देखते ही देखते वो आग फैक्ट्री में फैल गई। आधी फैक्ट्री आग के चपेट में आ जाती है और वो कैबिन कुछ ही मिनटों में जल के राख हो गया। वो चारों चीखते रहे, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला और उन्होंने दम तोड़ दिया। वो चारों जिंदा जलाए गए थे। तभी मनीष की नींद खुल जाती है और वो बाबा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उसे बाबा बाहर मिलते हैं। बाबा उसे इस हालत में देख समझ गए थे। इसे पता चल गया है
वो चारों क्या कहना चाहते हैं। मनीष ने कहा बाबा मैं समझ गया हूँ, वो चारों मरे नहीं थे, मारे गए थे। किसी ने उस फैक्ट्री में आग लगाई थी और वो चारों इसी वजह से जिंदा जल गए। जिस वजह से फैक्ट्री में आग लगी थी और वो चारों जिंदा जल गए, उनमें से किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सबका चेहरा धुंधला था। बाबा ये सुनते ही समझ गए, वो चारों मनीष के द्वारा इंसाफ चाहते हैं। उन्होंने कहा तू फौरन ही फैक्ट्री जा और पता कर वहाँ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो चारों मारे गए थे। मनीष फौरन ही फैक्ट्री की ओर निकल पड़ता है। कुछ घंटों बाद मनीष फैक्ट्री पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके सारे दोस्त काम खत्म करके सोए हुए हैं। वो बिना किसी को जगाए कैबिन की ओर चला जाता है। वो देखता है कैबिन का काम बस पूरा होने वाला है। वो कैबिन के अंदर चला जाता है। मनीष को आज उस कैबिन में से गर्माहट महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कैबिन में कुछ और लोग हैं। मनीष को लग रहा था कि वो चारों मनीष के साथ ही हैं। मनीष कैबिन के अंदर और कैबिन के बाहर वो लाइटर को ढूंढने लगा जो उस पांचवें इंसान ने फेंका था, पर उस कैबिन को एक बार फिर से बनाया जा रहा था। इसी वजह से उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। मनीष काफ़ी परेशान हो जाता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। तभी एक जोर का हवा का झोंका आता है और मनीष ऊपर देखने लगता है। मनीष को हवा में कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर थोड़ी देर बाद मनीष को एहसास हुआ इस कैबिन की खिड़की बंद है, तो ये हवा कहाँ से आ रही है। मनीष उस हवा का रुख देखने लगा। उसने देखा हवा में धुआं जैसा कुछ है जो कैबिन से बाहर जा रहा है। मनीष समझ गया वो आत्मा मनीष को कुछ कहना चाहती है। मनीष उस धुएं के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर पे वो धुआं अचानक से गायब हो गया। मनीष हड़बड़ा के यहाँ से वहाँ देखने लगता है। मनीष अपने आसपास और ऊपर नीचे देखने लगता है। मनीष ने देखा कैबिन के सामने वाले दीवार पे कैमरा लगा है। मनीष समझ गया हो ना हो इसमें जरूर कुछ रिकॉर्ड होगा। मनीष ने अपने मालिक को फ़ोन किया और फौरन ही उसे फैक्ट्री में बुलाया। मनीष का मालिक आने से मना कर रहा था, पर मनीष ने कहा बात फ़ायदे और नुकसान की है, अगर आप नहीं आए तो जान माल का खतरा है। ये सुनने के बाद मालिक आने को तैयार हो गया। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। मनीष का मालिक आया और कहने लगा क्या हुआ, तुमने इतनी सुबह मुझे क्यों बुलाया है? कौन सा जान माल का नुकसान हो रहा है मेरी फैक्ट्री में? ऐसा क्या हुआ जो तुम सूरज निकलने तक रुक नहीं सकते थे? मनीष ने कहा मालिक बात बहुत बड़ी है। मालिक ने पूछा क्या हुआ, साफ साफ बोल। मनीष ने कहा मालिक फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। मनीष की बात सुन के मालिक अचंभित में पड़ गया। वो सोचने लगा ये क्या कह रहा है, तूने पी रखी है क्या? मनीष ने कहा मैं अपने पूरे होशो आवाज में बोल रहा हूँ। कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और फैक्ट्री का सपना आता था। फैक्ट्री का वो कैबिन बार बार मेरे सपने में आता था जिस कैबिन में आग लगी थी। मैंने देखा कि 4 लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तभी वहाँ कोई आके लड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद आग लगा के भाग जाता है, पर मैंने उनमें से किसी का चेहरा नहीं देखा है। मनीष का मालिक सोच रहा था इसने पी रखी है। वो बोला फालतू की बातें मत कर, लगता है तेरी पगार काटनी पड़ेगी। मनीष बोला नहीं नहीं मालिक, आप एक बार कैमरा की रिकॉर्डिंग देखो, आप सब समझ जाओगे। मालिक ने कहा अगर रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं मिला तो तेरी साल भर की पगार काट दूंगा। मनीष ने कहा हाँ मुझे मंजूर है। मालिक ने पूछा तुझे कैसे पता कैमरे में कुछ है? मनीष ने कहा लंबी कहानी है, बताऊंगा बाद में, पहले चेक करो। मनीष के दावे और हौसले को देख मालिक समझ गया था कुछ तो बात जरूर है जो ये इतने हौसले बुलंद करके बोल रहा है। मनीष और मालिक फैक्ट्री के सिक्योरिटी रूम में रिकॉर्डिंग देखने चले जाते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करते समय उन्हें कुछ अजीब नहीं दिखता है। फिर मनीष मालिक को याद दिलाता है आग रात को 2 बजे लगी थी और शुक्रवार की रात थी। उस रात की रिकॉर्डिंग देखो। मालिक मनीष का मुंह लगातार घूरे जा रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मनीष है। मालिक ने उस रात की रिकॉर्डिंग निकाली और देखने लगे। मनीष और मालिक ने उस रिकॉर्डिंग में जो देखा वो देखने के बाद दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मनीष और मालिक ने देखा कि वो 5वां आदमी कोई और नहीं मालिक का छोटा भाई रघु है। मालिक ये देखने के बाद वहीं जमीन पे गिर पड़े। मालिक कहने लगे मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, पर मनीष ने कहा देखो आपके भाई ने क्या किया है। मालिक ने देखा उसका भाई रघु उस कैबिन में आया, उन चारों से बहस करने लगा। कुछ देर बाद गुस्से से कैबिन के बाहर आया, बाहर से कैबिन बंद किया
और लाइटर निकाल के आग लगाकर वहां से निकल गया। मनीष के मालिक ने फौरन ही पुलिस स्टेशन में फोन किया और अपने भाई रघु के खिलाफ 4 लोगों को जिंदा जलाने और फैक्ट्री में आग लगाने का केस दर्ज करवाया। कुछ ही घंटों में रघु को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब रघु से पूछताछ की तब उसने बताया फैक्ट्री की सारी हेराफेरी वो करता था। उन चारों को हेराफेरी के बारे में पता चल गया था। जब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हम तुम्हारी चोरी मालिक को बता देंगे तो मैंने कहा ले दे के बाद खत्म कर लेते हैं। पर वो चारों बहुत ईमानदार थे। वो पैसे लेने से सरासर मना कर रहे थे। इसी वजह से हमारे बीच झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से में आके उन्हें जिंदा जला दिया। मैं बहुत डर गया था इसलिए वहां से भाग गया। ये सुनने के बाद मनीष की जान में जान आई। उसे लगा फैक्ट्री में सब ठीक हो जाएगा। रघु की गिरफ्तारी की खबर हर जगह फैल गई थी। आसपास में सबको पता चल गया था कि रघु ही वो आदमी था जिसने कपड़े की फैक्ट्री में आग लगाई थी। अब सब ठीक हो गया था। ना ही किसी की आवाज, ना ही कोई हलचल। अब सब ठीक हो गया था। पर कुछ दिन बाद पता चला कि रघु की मौत हो गई। उसके मौत का कारण किसी को पता नहीं था। ना कोई घाव, ना कोई चोट। उसकी मौत एक रात जैसी थी। रघु के मौत के बाद से मनीष भी गायब था। मनीष का गायब होना और रघु का मरना बहुत अजीब था। पर ये बस एक रहस्य बन के रह गया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ना तो रघु के मौत का कारण पता चला और ना तो मनीष के गायब होने का राज। मेरा नाम बिमला है। मैं मनीष की माँ हूँ। मेरे बेटे को गायब हुए आज से साल भर हो गया है, पर हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस वालों ने काफी ढूंढा पर मनीष कहीं नहीं मिला। एक दिन अचानक रघु मर जाता है और मेरा बेटा मनीष गायब हो जाता है। मनीष बहुत शांत स्वभाव का था, पर कुछ दिनों से उसके आदतों में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा था। रघु के गिरफ्तारी के बाद से मनीष रात रात भर किसी से बात करता था। ऐसा लगता था जैसे उसके कमरे में कुछ लोग हैं। मैंने सोचा खुद ही बड़बड़ा रहा है, पर अगर जान लेती कि वो किससे बात कर रहा है तो शायद आज मेरा मनीष मेरे साथ होता। तो आज की कहानी हमें कोलकाता से निशा जी ने भेजी है। तो अब मैं आप सभी को कहानी निशा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम निशा है। मैं कोलकाता में रहती हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। आज से करीब 4 साल पहले जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से मेरी ज़िंदगी मोड़ पर मोड़ लेती रह गई और उस घटना की वजह से मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता था। मेरे साथ हुई घटना को मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि मैं अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहती थी। मेरे परिवार में यानी कि मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, बस हम 3 ही लोग रहते थे। हमारा परिवार छोटा होने के साथ साथ बहुत खुश भी था। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। वो घर के काम करती थी और मेरे पापा अंडमान में काम करते थे। पापा काम के साथ साथ वहीं रहते भी थे और मैं अपनी मम्मी के साथ कोलकाता में रहती थी। कुछ दिनों बाद मेरे पापा ने मुझे और मेरी मम्मी को अंडमान बुला लिया। पहले तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मेरा स्कूल, मेरे दोस्त सब यहाँ कोलकाता में थे, पर अचानक से पापा ने हमें अंडमान बुला लिया। पर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, परिवार जहाँ होता है वहीं प्यार होता है। हमें तुम्हारे पापा के पास जाना चाहिए। मम्मी की बातों से मैं सहमत थी। जब मैं 11th क्लास में थी तब मैंने कोलकाता छोड़ने का मन बना लिया और जनवरी के महीने में मैंने अपनी मम्मी के साथ अंडमान में रहना शुरू कर दिया। अंडमान में हमारा खुद का घर नहीं था, इसलिए हम वहाँ रेंट पे रहते थे। पापा अंडमान में कई सालों से थे, पर पापा ने वहाँ कोई घर नहीं लिया था। इसी वजह से हमने कई बार अंडमान में घर बदला। हम हर जगह रेंट पे रहा करते थे। मेरे नाना भी अंडमान में रहते थे, पर एक बार पापा और नाना के बीच कुछ बहस हो गई थी, जिस वजह से दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। पर जब मेरे नाना को पता चला कि मैं और मेरी मम्मी रेंट के घर में रह रहे हैं, वो फ़ौरन ही हमारे घर आए और कहने लगे, मेरे घर चलो, हमारा खुद का घर है, तुम सब वहाँ चलो, रेंट पे क्यों रहना है। नाना ने मेरे पापा को काफ़ी देर तक समझाया और काफ़ी देर समझाने के बाद भी वो ना बोल रहे थे। मेरे पापा जाने को तैयार नहीं थे, पर मम्मी ने कहा, पुरानी बातों को भूल के एक नई शुरुआत करते हैं और चलते हैं मेरे पापा के घर। आखिरकार मम्मी के समझाने के बाद पापा मान गए और हम नाना के घर शिफ्ट हो गए। मैंने नाना के घर से थोड़ी ही दूर एक स्कूल में अपना एडमिशन करा लिया।
एक दिन मेरे नाना ने मुझसे साइंस का एक सवाल पूछा जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने नाना को बताया मेरा साइंस बहुत कमज़ोर है। नाना ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पहचान में एक डॉक्टर हैं जो खाली टाइम में तुझे पढ़ा देंगी। मैं ये सुन बहुत खुश हो गई। कुछ दिन बाद से मैंने डॉक्टर दीदी के पास साइंस पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो मैं शाम को पढ़ने जाती थी और फिर नाना रात में मुझे लेने आते थे। पर कुछ ही महीनों में मेरी और डॉक्टर दीदी की दोस्ती हो गई। इस वजह से मैं शाम को उनके घर पढ़ने जाती थी और फिर पूरी पूरी रात वहीं गुजार के अगले दिन सुबह आती थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता जैसे दीदी के घर में हमारे अलावा और भी कोई है जो मुझ पे नज़र गड़ाए हुए है, पर मैंने इसे अपना वहम समझ लिया और इस पर ध्यान नहीं दिया। अब देखते देखते साल बीत चुके थे। मेरी और दीदी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और तो और मैं अब उनके साथ घूमने लगी थी। वो भी मुझे अपनी छोटी बहन समझती थी, कभी पराये जैसा बर्ताव नहीं करती थी। डॉक्टर दीदी के घर के पास एक मेडिकल था, हम वहाँ रात में भी आया जाया करते थे। मैं दीदी के साथ रात में घूमने निकलती थी। एक रात मैंने देखा मेडिकल के पास एक सुनसान ग्राउंड है। आज से पहले मेरा ध्यान उस ग्राउंड पे कभी नहीं गया था, पर उस दिन अचानक से मेरा ध्यान वहाँ चला गया। वो ग्राउंड देखने में डरावना था, पर मैं दीदी के साथ थी इसलिए मुझे डर नहीं लगा। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला दीदी कुछ महीनों के लिए यहाँ से जा रही हैं। ये सुन के मैं एक बार फिर से अकेला समझ रही थी खुद को, पर दीदी ने जाने से पहले मुझे समझाया मैं जल्द ही वापस आऊँगी, तू अच्छे से रहना। कुछ दिनों के बाद हमने मेडिकल जाना बंद कर दिया क्योंकि डॉक्टर दीदी कुछ महीनों के लिए बाहर गई थी। लेकिन इसी वजह से मेरा रात में बाहर ना जाने का डर भी ख़त्म हो गया था। तब मैं अपना पूरा समय घर पे बिताती थी। मुझे मेरे परिवार के साथ मज़ा आता था। दीदी के जाने के बाद मैं किसी और के पास ट्यूशन नहीं पढ़ने जाती थी, मैं सिर्फ स्कूल जाती थी। 2 साल से स्कूल में पढ़ रही थी, पर मेरा कोई दोस्त नहीं था। लड़कियां मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, पर कुछ लड़के मुझसे बात करते थे। मेरी और उनकी दोस्ती हो जाती थी, पर 2-3 दिनों बाद ही हमारा झगड़ा भी हो जाता था। धीरे धीरे मेरी लड़ाई हर एक लड़के से होने लगी। मैं कुछ भी नहीं करती थी, पर सारे लड़के अपने आप मुझसे दूर होने लगे। कोई भी लड़का 2 या 3 दिन से ज़्यादा मेरे साथ नहीं रहता था। लड़के मुझसे बात नहीं करते थे, तो लड़कियों को लगता था मैं गलत हूँ और इसी वजह से वो सब भी मुझसे दूर चले जाते हैं। मेरा कोई दोस्त ना होने की वजह से मैं अकेली ही रहती थी, पर मैं अकेली हूँ इसका मुझे एहसास नहीं होता था। मुझे हमेशा लगता था कोई मेरे साथ है। एक दिन हमारे घर में एक पंडित आए, वो सबको बुलाकर आशीर्वाद दे रहे थे। सबको आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा आपकी बेटी कहाँ है, उसे भी बुलाओ। मम्मी जोर जोर से निशा बाहर आ, निशा बाहर आ चिल्लाने लगी। मैं ये सुन के बाहर आती हूँ। मम्मी कहती हैं पंडित जी आए हैं, पैर छू इनके। जैसे ही मैं पैर छूने गई, उन्होंने कहा कोई तेरे साथ रहता नहीं है, जो भी तेरे साथ रहता है वो 2-3 दिन में तुझे छोड़ के चला जाता है, तेरा कोई दोस्त भी नहीं है। वो सारी बातें बताने लगी जो मेरे साथ घट रही थी। ये सुन के मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं आपको कैसे पता ये सब कि इसका कोई दोस्त नहीं है, ये हमेशा अपने कमरे में ही घुसी रहती है, पता नहीं इसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। पंडित जी बोले इसके ऊपर कोई नज़र गड़ाए बैठा है, कोई है जो इसके कपड़ों को शमशान ले जाकर पूजा कर रहा है और उसी पूजा की वजह से कोई टिकता नहीं है इसके पास। किसी ने इसके कपड़ों को शमशान ले जाकर किसी प्रकार की पूजा की है, जिस वजह से इसके साथ कोई लड़का नहीं रहता और इसी वजह से इसकी ज़िंदगी में कोई टिक नहीं रहा है। पंडित जी ने कहा इसकी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं आएगा या फिर इसे पूरी ज़िंदगी अकेले रहना होगा। घर वाले ये बात सुनकर घबरा गए, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे ये बात बस एक रोमांच जैसी लगी। मैं आत्मा और भूतों पे भरोसा करती हूँ। मैंने कई भूतिया फिल्में देखी थी और तो और मुझे ये सब बहुत अच्छे लगते थे। पंडित जी की बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं भूतों और आत्माओं से मिलूं। पंडित जी की बात सही थी। मेरी ज़िंदगी में जो भी लड़का आता था वो कुछ ही दिनों में मुझसे दूर हो जाता था। पंडित जी की बात सुन के मुझे लगने लगा मैं भूतों और आत्माओं से मिल सकती हूँ और एक ना एक दिन मैं उनसे बात भी करूँगी। कुछ ही दिनों बाद मुझे सपने में मेरा स्कूल और मेडिकल के पास वाला ग्राउंड दिखाई दिया और कुछ दिन बाद से ये सपने मुझे बार बार आने लगे।
सपनों में मुझे कोई दिखाई नहीं देता था, बस हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। फिर एक रात सपने में मुझे एक धुंधला साया दिखाई दिया और मैंने देखा कि स्कूल के ग्राउंड के पोल पे एक लड़की चढ़ रही थी, पर वो चढ़ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो चढ़ना ही नहीं चाहती है। पर मैं जैसे ही धीरे धीरे आगे चलने लगी, वो लड़की उस पोल पे चढ़ने लगी। मैं उसके पास जाती रही और वो आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद वो जाके पोल के ऊपर बैठ गई। मैं उसके पास गई और उसका चेहरा देखने के लिए झुकी। वैसे ही किसी ने मेरे कंधे को पकड़ा और मुझे पीछे खींचा। तभी मेरी नींद खुल गई। मैं ये सबको एक इत्तेफाक समझ रही थी। मैंने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब मुझे अंधेरे में रहना अच्छा लगने लगा था। मैं घर से बहुत कम निकलती थी। मुझे अकेले रहना पसंद आने लगा। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। मैंने सोच लिया था जब कोई मेरे पास नहीं आता तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। मैं भी किसी से बात नहीं करूंगी। मैं अपना पूरा समय अपने कमरे में बिताने लगी। मेरा घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता था। मुझे भूत और आत्माओं पे भरोसा था। मैं उनके बारे में खोज करती रहती थी, उनके बारे में पढ़ती रहती थी। एक दिन अचानक से हमारे घर लाइट चली गई। मैंने कहीं पढ़ा था अगर किसी लड़की पे किसी का साया हो तो अगर वो लड़की अपना खून किसी के नाम पे अर्पण करे तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। मैंने सोचा लाइट नहीं है, घर में किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्यों ना मैं अपने खून से ये ट्राई करूं। मैंने पास रखी कांच की गिलास फोड़ी और उसका एक टुकड़ा उठा लिया। उस टुकड़े से मैंने अपना हाथ काट दिया और गिरता हुआ खून देख के मैंने मांगा कि मुझे एक ऐसा लड़का मिले जो मुझे प्यार करे, हमेशा मेरा साथ दे, जिसे मैं चाहूँ। मैंने अपना खून लिया और दीवार के कोने पे लगा दिया। मुझे लगा मैं जो मांगूंगी वो तुरंत मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन मैं एक लड़के को देख रही थी और वो लड़का मुझे घूरे जा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गलत नज़रों से मेरे कपड़ों और मुझे देख रहा था। मैंने मन में सोचा इसका तो एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। इतना कहने के बाद मैं फ़ौरन ही वहाँ से चली गई। उसी दिन शाम को मुझे पता चला उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनने के बाद मैं बहुत खुश हुई। मैं खुश इस बात से थी कि अब वो मुझे गलत नज़रों से नहीं देखेगा। अगले दिन सुबह मैं बहुत गुस्से में थी। मम्मी ने मेरी नई ड्रेस जला दी थी। इसी गुस्से में मैंने अपने रूम का गमला तोड़ दिया और गुस्से से घर के बाहर चली आई। पर जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तब मैं वापस आई। मेरा गुस्सा शांत होते होते शाम हो गई थी। जब मैं वापस अपने कमरे में आई, मैंने अपने कपड़े बदले और बैठी रही थी कि मैंने देखा वो गमला सही सलामत वहीं रखा हुआ है जहाँ पहले हुआ करता था। मैं सोच में पड़ गई। सुबह मैंने गमला तोड़ दिया था तो ये यहाँ वापस कैसे आया। मैंने मम्मी को पूछा, मेरे कमरे का गमला आपने बदला है क्या? मम्मी ने कहा, मुझे नहीं पता तू कौन से गमले की बात कर रही है। मैं तुरंत समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुरंत ही अपने कमरे का वो दीवार देखा जिस पे मैंने खून लगाया था और जब मैंने उस दीवार को देखा तो वहाँ खून नहीं था। मैंने अपने कमरे को बंद किया और बोली, अगर इस कमरे में कोई आत्मा है तो वो इस गमले को एक बार फिर गिराए। तुम्हारा इतना इशारा मेरे लिए काफ़ी होगा। पर मेरे बोलने के बाद भी वो गमला नहीं गिरता है। शाम से रात हो गई थी। मम्मी मुझे खाना खाने के लिए नीचे बुला रही थी। मैंने कमरे की लाइट बंद की और नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं खाना खा के आई और जब मैंने लाइट चालू की तो देखा कि वो गमला गिरा हुआ है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि यहाँ कोई और भी है। मैंने कमरे को बंद किया और लाइट बंद करके अपने बेड पे बैठ गई। मैंने पास में रखे एक ब्लेड से अपना हाथ काटा और उस खून को गिरने दिया। वो खून जमीन पर गिर तो रहा था पर गिरने की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे चाट रहा है। मेरा शक अब भरोसे में बदल गया था। मैं समझ गई थी कि यहाँ एक आत्मा है। मैंने उस दिन जो मांगा था कि कोई मुझे अपना मिले, लगता है वो सच हो गया। ये सोच के मैं बहुत खुश थी। फिर अचानक से किसी की आहट सुनाई दी और एक जोर की हवा आई जिस वजह से मैं पलटी और तभी मुझे लगा मेरे सामने से कोई गुजरा। मैं भाग के लाइट चालू करने गई। लाइट चालू किया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं खुश थी कि आज मैंने एक आत्मा को महसूस किया है। पर अगले दिन से मुझे हमेशा लगने लगा कोई मेरे आसपास भटक रहा है, मुझे देख रहा है, छू रहा है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब वो आत्मा कर रही है। पर मुझे ये सब मेरा भ्रम लगता था। एक दिन मैं नहा रही थी। मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे नहाते देख रहा है
और साथ ही मेरे साथ रात के वक्त सो रहा है। ऐसा ही मेरे साथ हमेशा अक्सर होने लगा। पर शुरुआत में मुझे ये सब मेरा भ्रम लगता था। कई दिनों तक ये सब चलता रहा। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे शरीर में कई निशान हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ पूरी रात जोर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। जब मैं सुबह सो के उठती तो मुझे लगता मेरा पूरा बदन टूट जाएगा। मुझे बहुत दर्द भी होता था। मेरे शरीर के कुछ अंग तो बहुत ज़्यादा दर्द करते थे, पर मेरे साथ क्या हो रहा था ये मैं समझ नहीं पा रही थी। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों को सब कुछ बता देती हूँ, पर फिर ख्याल आया कि कोई मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा और तो और सब मुझे ही गलत समझेंगे। यही सोच के मैंने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया और ये सारी बातें उन सब से छुपाने लगी। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा, पर मैं किसी को बताती तो क्या बताती, यही सोच के मैं चुप हो जाती। कुछ दिन बाद मुझे पता चला एक लड़का मुझे देखने आने वाला है। मेरे साथ जो हो रहा था मैं उसे ही नहीं समझ पा रही थी। तभी अचानक से ये लड़की की एक और मुसीबत सिर पे आ गई थी। मैंने मम्मी को कह दिया मुझे शादी नहीं करनी है, पर मम्मी ने एक नहीं सुनी और उन्होंने लड़के वाले को घर बुला लिया। अगले दिन लड़के वाले घर आए। लड़के को मैं एक बार बाजार में दिखी थी, तभी से वो मुझे पसंद करता था। उसने वहाँ के लोगों से मेरे और मेरे घर के बारे में पता किया और फिर उनके घर वालों ने मेरे घर शादी का रिश्ता भेजा। मुझे लड़का जरा भी पसंद नहीं था। मैंने उसे देखा तक नहीं था, पर उसने मुझे कहा मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मैंने कहा हाँ ठीक है चलो। मैंने सोचा था कि मैं उसे ना बोल दूंगी, पर उसने मुझसे कहा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो ना बोल सकती हो, पर तुम मेरे साथ कुछ दिन गुजारो। अगर मैं अच्छा नहीं लगा तो तुम मना कर देना। ये सुनने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन बाद ना बोलूं। कुछ दिन मैंने रमेश के साथ गुजारे। पहले मुझे उससे बात करने का मन नहीं होता था, पर धीरे धीरे मैं उससे बात करने लगी थी। मुझे अंधेरा और बंद कमरा पसंद था, पर हमेशा रमेश के साथ रहते रहते मुझे बाहर घूमना, उजाला, पेड़ और आसपास के लोग अच्छे लगने लगे थे। मुझे अब रमेश पसंद आने लगा था। वो मुझे हमेशा मेरी अच्छाई दिखाता था। वो हमेशा एक दोस्त जैसा था और अब मैं उसके साथ खुश रहने लगी थी। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आया था वो आत्मा मेरे आसपास नहीं भटकती थी। अब मुझे रमेश के साथ रहना, घूमना फिरना अच्छा लगता था। मैंने उससे शादी के लिए हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद रमेश मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही वो मेरे पास आने की कोशिश करने लगा मैंने उसे जोर से धक्का दिया और गिरा दिया। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। धक्का मैंने दिया था, पर ऐसा लग रहा था हाथ मेरे थे, पर धक्का मैंने नहीं दिया। किसी और ने मेरे हाथ से धक्का दिया था। उस दिन से एक बार फिर से मेरे शरीर पे निशान आने शुरू हो गए थे। फिर से बदन दुखना और शरीर पे जोर जबरदस्ती के निशान आने लगे। एक दिन रमेश मेरे घर आया और उसने मेरे शरीर पे कई निशान देखे। वो शक करने लगा। मैंने उसे काफ़ी देर तक समझाया, पर वो मानने को तैयार नहीं था। मैंने उसे समझाया कि ये सब मेरे साथ वो आत्मा कर रही है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन काफ़ी देर समझाने के बाद उसने कहा हाँ ठीक है, मैं एक पल के लिए ये सब मान लेता हूँ, पर तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैंने कहा एक पंडित जी हैं। उन्होंने कहा था मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा, कोई मेरे ऊपर नज़र गड़ाए हुए है, उसी वजह से मैं सबसे दूर हो गई हूँ। वो पंडित जी शायद ये सब के बारे में जानते हो। मैं और रमेश तुरंत ही उन पंडित जी के पास रवाना हुए। मैं जब उनके पास पहुंची तो मेरे साथ जो हो रहा था वो सब मैंने पंडित जी को बता दिया। पंडित जी ने कहा मुझे ये सब के बारे में पता है। तेरे घर से 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ जाओ और एक पूजा का बंदोबस्त करो। मैं थोड़ी देर में वहाँ आता हूँ। मैं रमेश के साथ वहाँ गई और पूजा की सारी तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद पंडित जी वहाँ आए और उन्होंने पूजा शुरू कर दिया। कई घंटे पूजा करने के बाद उन्होंने कहा तू कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ के एक आदमी ने तेरे कपड़ों को एक बाबा को दिया था और तेरे पीछे एक गंदे जिन को लगा दिया था, और उसी जिन की वजह से ये सब हो रहा है। वो तुझसे प्यार करता था। उसने बाबा को कहा था एक ऐसे जिन को इसके पीछे लगाओ जिससे कोई भी लड़का इसके पास ना आ सके। फिर पंडित जी बोले मैंने अब सब कुछ ठीक कर दिया है, आज के बाद वो जिन तुम्हें परेशान नहीं करेगी। पंडित जी की उस पूजा के बाद फिर कभी मुझे उस जिन ने परेशान नहीं किया और मैंने रमेश से शादी कर ली और अब मैं सबसे बात करती हूँ और सबके साथ रहती हूँ। मुझे अब कोई परेशानी नहीं होती।